आज तो इतना कीड़ा मकड़ा उड़ा ना, अभी भी हो रहा है। अभी तुरंत 3 लीटर हीट मारे हैं, मार दिए हैं जी। पिछला क्लास लेते लेते इतना उड़ने लगा ना, क्लास बंद कर दी। उसके बाद अभी माहौल ठीक है। चलिए, कहाँ थे? 1 मिनट। ब्लॉक 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 कोई पढ़ने वाला चीज नहीं है। ध्यान दीजिए कि हम आवर्त सारणी को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या विशेषताएं हैं, इसको पढ़ लिए थे। और अंत में पढ़े थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो कुछ विशेषताएं हैं वो पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 के तत्व आते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं वो क्लियर कर चुके हैं। बस आपके नोट में जो है कुछ विशेषताओं को एक जगह कर दिया गया है, तो उसको आप देखते रहिएगा। अब आते हैं, हम ये समझते हैं कि तत्व का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाएगा। एक तत्व आवर्त सारणी में कहां पर है, एक तत्व पीरियोडिक टेबल में कहां पर है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक तत्व पीरियोडिक टेबल में कहां पर है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगर आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं तो आप उस तत्व के आवर्त सारणी में उचित स्थान को ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पिछले चैप्टर में ही समझ चुके हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, अफबाउ के नियम के आधार पर लिखा जाता है। अफबाउ नियम भूल गए होंगे सब, नहीं भी याद है तो जो भूल गए हैं एक बार पुनः जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। 3 नंबर चैप्टर में बताए हैं अफबाउ के नियम के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। तो आवर्त सारणी में एक तत्व कहां पर है, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम कहां पर है। आवर्त सारणी में सोडियम कहां पर है, तो इसके लिए सबसे पहले सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 10 11, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आइए समझते हैं कि सोडियम किस आवर्त में है। एक तत्व के परमाणु में जितना सेल होता है वही उसका क्या होता है? आवर्त होता है। एक तत्व के परमाणु में जितना सेल होते हैं उतना ही क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। सेल क्या हो गया आपका? 1 2 और 3। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सोडियम का सेल मतलब जान रहे हैं ना, पहला सेल कौन है, दूसरा सेल कौन है, तीसरा सेल कौन है? KLM। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेल को 1 2 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 2 3 लिखते हैं। और आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, कितना सेल आपको है? 3 सेल है, तो सोडियम का आवर्त कितना होगा? 3 होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, अब हम इसके वर्ग को समझते हैं। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में जा रहा है, यानी कि इसका बलौक क्या है? एस है। इसका बलौक क्या है? एस है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश किया वही उसका वर्ग हो गया। सॉरी, अंतिम इलेक्ट्रॉन थी वर्ग संख्या, तो बलौक क्या हो गया? इसका एस हो गया। बलौक क्या हो गया? एस हो गया। अब एस ब्लॉक का तत्व किस वर्ग में है? तो एस ब्लॉक के तत्व में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। एस ब्लॉक के तत्व में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका क्या है? और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा यहां पर तीसरा कक्षा है। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग 1। क्लियर हो गया? अरे हल्ला नहीं, अरे कोई हिम्मत बात, सब रोकिए ना, उसको इधर हो। अरे हल्ला मत करिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जो आया है छोड़ दीजिए। अरे ध्यान दिए? क्लियर हो गया? तो एक तत्व का आवर्त सारणी में पूर्वानुमान लगाने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करते हैं वही उसका ब्लॉक होता है, वही उसका ब्लॉक होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक वर्ग संख्या कैसे पता लगाते हैं? तो वर्ग संख्या का जो पता लगता है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका क्या है? वर्ग है। यानी एस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होते। एस ब्लॉक के वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता। अब बच गया क्या? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर होता है, पी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर होता है, पी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर होता है आपका क्या? 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश किया तो वो एस ब्लॉक होगा। अगर किसी तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश किया तो वो क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक का वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पी ब्लॉक का वर्ग संख्या 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में प्रवेश किया तो वो क्या ब्लॉक, कौन ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक का संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाता है? एक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में प्रवेश किया तो वो क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक का वर्ग संख्या 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब फिर से समझिए, इस बार उदाहरण हम लेते हैं मैग्नीशियम का, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लियर है? अब अगर मैग्नीशियम को देखिएगा तो ये कौन ब्लॉक होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में गया है, तो ये कौन ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक हो गया। तो इसका एस ब्लॉक का वर्ग संख्या क्या? एस ब्लॉक का वर्ग संख्या, एस ब्लॉक का वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। आवर्त बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? मैग्नीशियम का वर्ग संख्या 2, आवर्त 3, ब्लॉक एस। क्लियर हुआ? बात समझ गए? उसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पी ब्लॉक का लेते हैं एग्जाम्पल। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 12। 3s के बाद 3s2 के बाद 3p1। क्लियर हुआ? तो अब देखिए कि एल्युमिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? तो ब्लॉक क्या हो गया? पी। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो पी ब्लॉक। क्लियर? अब यह ब्लॉक पी हो गया। अब पी ब्लॉक हो गया तो पी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या 10 प्लस अंतिम कक्षा में टोटल कितना? अंतिम कक्षा तीसरा है, तीसरा के एस में 2, तीसरा के P1 यानी तीसरा में टोटल, तो वर्ग संख्या कितना? आवर्त बराबर सेलों की संख्या, आवर्त बराबर सेलों की संख्या 1 2 3। तो एल्युमिनियम ब्लॉक पी का है, वर्ग संख्या 13 है, आवर्त संख्या 3 है, आवर्त संख्या 3 है। क्लियर हुआ? एस ब्लॉक पी ब्लॉक कहां पर है और एस ब्लॉक पी ब्लॉक किस आधार पर तय हुआ है, इस बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब उसी तरह एक उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। अब नाइट्रोजन का क्या स्थिति है देख लेते। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। क्लियर है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने में है। नाइट्रोजन किस ब्लॉक का है? नाइट्रोजन पी ब्लॉक का क्यों है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश किया। अब इसका आवर्त क्या होगा? 2। टोटल सेल कितना है? तो आवर्त 2। उसके बाद पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का वर्ग बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 3 2। अंतिम कक्षा दूसरा है और दूसरा कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? तो वर्ग संख्या कितना? 15। क्लियर? बात समझ गए? अब उसी तरह कैल्शियम का उदाहरण ले। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर? अब बताइए कैल्शियम का ब्लॉक बताइए। एस, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए एस ब्लॉक का वर्ग संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कितना? आवर्त सेल के बराबर होते हैं कितना? आवर्त 4 ब्लॉक एस वर्ग। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया जी? उसी तरह आप पता लगाइए किसका? सिलिकॉन का।
पेरियोडिक टेबल देखिए लीजिए डायरेक्ट 1s2 2s2 2p 6 3s2 10 2 12 और 2 14। क्लियर? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ नियम बताए हुए हैं, उसी आधार पर लिखा जा रहा है। अब बताइए सिलिकॉन का ब्लॉक बताइएगा, कौन ब्लॉक? क्यों? बिल्कुल अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? अंतिम इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ब्लॉक पी हो गया। अब ब्लॉक पी का वर्ग बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 2। अंतिम कक्षा के तीसरा, अंतिम कक्षा तीसरा है, तीसरा के एस में 2, तीसरा के पी में 2, यानी 2 2 4 वर्ग कितना हो गया? अब आवर्त सेल के बराबर होता है तो आवर्त कितना? 3। क्लियर? एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्लियर हो गया। एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्लियर हुआ। अब डी ब्लॉक पर आए। हाँ, क्या आ रहे हैं? डी ब्लॉक में क्रोमियम। क्रोमियम का तो एग्जाम्पल में समझाया हुआ भी है ना जी? तो क्रोमियम आ रहे हैं। क्रोमियम अब डी ब्लॉक का आता है। सबसे पहले आइए ध्यान दीजिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो एस ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया तो पी ब्लॉक। लेकिन अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा अगर डी हो तो वो क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में उस तत्व को रखा गया है जिसका अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा कौन हो? बात समझ गए कि नहीं? एस ब्लॉक पी ब्लॉक का अलग नियम था। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो पी ब्लॉक। लेकिन अंतिम से पहले वाला डी में जाए तो डी ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक वाले तत्व के परमाणु का अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा कौन होता है? डी। अगर किसी तत्व के अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा डी है तो वो समझिए कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। वो कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। आते हैं उदाहरण लेते हैं किसका? क्रोमियम कितना होता है? 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 4 10 12 18 20। अब 20 4। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है? क्रोमियम में दिक्कत क्या होता है कि क्रोमियम में एस में कितना रहता है? 5। सॉरी, डी में कितना रहता है? 5। एस में कितना रहता है? 1। एस में कितना रहता है? 1। ये है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए हैं। अब देखिए कि यह डी ब्लॉक का क्यों? तो पहले बार अंतिम कक्षा कौन है? 4 है। ये अफबाऊ नियम के कारण 4 पहले आ गया है। लेकिन अंतिम कक्षा 4 से पहले 3, 4 से पहले 3s 3p 3d। तो अंतिम कक्षा से पहले वाला कक्षा कौन है? इसीलिए यह क्रोमियम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। खासियत होता है दोस्तों कि अंतिम कक्षा से पहले कौन ऑर्बिटल होता है? डी। अब कहिएगा कि डी तो अंतिम में, ये अंतिम में अफबाऊ के कारण आ गया है। वास्तव में 3s 3p के बाद क्या होगा? और उसके बाद यानी तीसरा के बाद न चौथा कक्षा शुरू होगा। तो तीसरा के बाद चौथा कक्षा है। तो चौथा कक्षा से पहले वाला कक्षा कौन है? 3। और 3 का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? डी वाला है, क्योंकि एस के बाद आता है नंबर पी का और पी के बाद नंबर आता है किसका? डी का। तो ये क्रोमियम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। क्लियर हो गया? अब डी ब्लॉक तो निकल गया, आवर्त सेल की संख्या के बराबर होता, ब्लॉक तो निकल गया डी। अब आवर्त सेल की संख्या के बराबर, तो आवर्त कितना है जी? 4, क्योंकि सेलों की संख्या क्या है? अब
थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वर्ग संख्या कैसे निकलता है, वर्ग संख्या कैसे निकलता है। डी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा कौन है? 4, और चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो डी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितना? 6। तो डी ब्लॉक का हम कैसे निकालते हैं वर्ग संख्या? तो डी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस डी ब्लॉक का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और डी सबसेल में कितना है? तो टोटल कितना हो गया? यही इसका क्या हो गया? क्लियर है बात? समझे? कोई दिक्कत है? एस ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10, और डी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? 4s2 क्यों नहीं हुआ? 4s2 इसलिए नहीं हुआ, एक कहना है, ये हम दूसरा चैप्टर में बताए थे। 4s2 इसीलिए नहीं हुआ कि 4s2 जो है होगा तो 3d4 हो जाएगा, और 3d4 हो जाएगा तो d अस्थाई हो जाएगा, और जबकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थाई करना है। तो किसी सबसेल में आधा इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो अस्थाई हो जाता है। तो अगर डी में 5 कर दिए तो आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एस में 1 कर दिए तो एस भी आधा हो गया, डी भी क्या हो गया? आधा। तो जब ऑर्बिटल पूरा ना हो और आधा भी ना हो तो तब हमें अस्थाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आधा कर देना पड़ता है। क्लियर हो गया दोस्तों? बात समझ गए? अब उसी तरह लोहा का निकालिए। लोहा कितना होता है? 26। देखिए क्रोमियम का हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। वन s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 2 12 6 18 2 20 6 26 20 6 26। तो इसका यही होगा दोस्तों, ऐसे ही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आधा आधा नहीं हो सकता, अगर इसमें 5 करेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो आइए, अंतिम कक्षा चौथा है ना, चौथा से पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया? तो ये तो हो गया कि लोहा का ब्लॉक क्या है? लोहा का आवर्त सेल की संख्या यानी 4। डी ब्लॉक का वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2, और डी ऑर्बिटल में 6, वर्ग संख्या 8। क्लियर? समझ गए? अब कहिएगा एफ ब्लॉक में पूर्वानुमान लगाने का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आते हैं। 58 से 71, 90 से 103 एफ ब्लॉक में है। क्लियर हो गया? समझ गए बातों को? कोई दिक्कत नहीं ना? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का कैसे पूर्वानुमान लगाया जाता है, आवर्त, वर्ग और ब्लॉक का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। तो पूर्वानुमान के बारे में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों का पूर्वानुमान समझे कि नहीं समझे? बारिश जम के हुआ है ना? हो ही रहा है ना? अब बंद हो गया है। बंद हो गया? बंद हो गया। उतना बारिश होगा तो फिर बाढ़ आ जाएगा। एक के दिन बारिश हुआ है, कई जगह अखबारों में ये देखे, कई जगह रोड धंस गया है। लगता है पूरे पटना में मुख्यमंत्री आवास का पिलर ठीक ठाक है, बाकी कौन चीज कहां धंस जाए कहना मुश्किल है। सही में एक सड़क जो, और
सड़क जो है हालांकि नगर निगम की सड़क थी, ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया जा सकता, लेकिन धस गया। धस गया जी, याद नहीं आ रहा, पटने का रोड था, धस गया। अफवाहों के प्रिंसिपल समझ में नहीं आया। नोट में क्रोमियम का देखे तो करा गलती है क्रोमियम का। एक मिनट देखे नोट। नहीं दोस्तों सही है, ठीक तो है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस, ठीक तो है। क्रोमियम का सही है दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़े। अब आइए दोस्तों कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व के गुणों में क्रमिक बदलाव होता है। बात को समझ गए? जब हम आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन आते हैं। अब यही समझना है कि जब आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व के गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। अब हम आपको वर्ग और आवर्त एक साथ बता देते हैं, नोट में अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन हम एक साथ बता रहे हैं, एक साथ समझने का आप प्रयास करिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? इस बात को सबको बोले थे कि पीरियोडिक टेबल ले लेने के लिए, लिए तुम लोग लिया जी? भाइयों तुम लोग भी नौकरी करेगा? हाँ जो पीरियोडिक टेबल नहीं करते खरीद लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन। और तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन कैसे क्यों होता है इसी को समझना है हमें। लेकिन आप ये समझिएगा कि ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाने पर अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब समझ गए? धीरे 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 धीरे, अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव गुणों में नहीं आता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है उसी बात को हमें समझना है। क्लियर? उसी बात को हमें समझना है। अब दोस्तों एक लड़का कह रहा है कि बार बार की परमाणु संख्या 29 का निकाल दीजिए, तो 29 का निकाल दे रहे हैं। 29 किसका होता है? कॉपर का होता है। 29 किसका होता है? कॉपर का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 9 होगा, 3d9 होगा। क्लियर हुआ? 29 पुर गया है। एक मिनट, 29 पूरा। अब 29 पुर गया तो यहां डी पूरा भरा नहीं है, तो यहां पर क्या करिए, 4 में एस में 1 कर दीजिए और डी में क्या कर दीजिएगा? 10। अगर पीरियड
अगर डी ऑर्बिटल पूरा आधा भर रहा है एक को कम अधिक करने से, तो हमें डी ऑर्बिटल को पूरा भर देनी चाहिए या आधा। तो यहां पर 9 आ रहा था, तो हम देखें कि एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देकर इसमें दे देंगे तो ये पूरा भर जाएगा, तो हमने इसको पूरा भर दिए। तो वास्तविक जो होगा वो यही होगा, यानी 4s1 और 3d10। क्लियर है? अंतिम कक्षा कौन है? उससे पहले वाला कक्षा कौन है? तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा? क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। क्लियर हो गया? और डी ब्लॉक होगा। आवर्त बता सकते हैं कितना? वर्ग संख्या बता सकते हैं? वर्ग संख्या अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, 29 का कैसे निकला समझ ही गए हैं। अब हम समझ रहे हैं आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? नहीं, इतना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सब करा कि बढ़ता है। ध्यान दीजिए, जब किसी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? एक समान रहता है। उदाहरण के लिए आप वर्ग 1 का ही उदाहरण ले लीजिए। वर्ग 1 के सबसे ऊपर में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। हाइड्रोजन का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s2, 2p7 होता है ना जी, 2p3। और सॉरी, हाँ लिथियम का 3 तो 1s2 और 2s1। हाइड्रोजन में देखिए एक ही होता है, सॉरी हाइड्रोजन में एक ही होता है। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। उसी तरह पोटेशियम का 19 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब देखिए वर्ग 1 की बात करिएगा, ऊपर से नीचे हम आए हैं ना। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में, लिथियम के अंतिम कक्षा में, सोडियम के अंतिम कक्षा में, पोटेशियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान रहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान रहती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है। क्या होती है? बढ़ते जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है। क्या होती है? बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तो तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से बदलाव आता है, ये आप देखें कि नहीं देखें। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक समान होती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? और वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? जैसे कि प्रथम वर्ग 1 था और वर्ग 1 के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? और वहीं सबसे अंत में क्या है? वर्ग 18 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। 8 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है, और यह बढ़ोतरी 1 से लेकर 8 तक होती है। प्रथम वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, वही 18वां वर्ग जो इनर्ट गैस का है उसमें हीलियम को छोड़कर सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है।
क्लियर हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार से बदलाव आए देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा हम बात करते हैं किसकी? संयोजकता की। संयोजकता यानी क्या? वैलेंसी। आप जानते हैं कि वैलेंसी किस पर डिपेंड करता है? किसी तत्व की संयोजकता क्या होगी या किस पर डिपेंड करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की संयोजकता किस पर डिपेंड करता है? वो किस पर निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर हुआ? बात समझ गए? कैसे निर्भर करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी भी एक होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन दो है तो वैलेंसी भी। संयोजी इलेक्ट्रॉन तीन है तो वैलेंसी भी। संयोजी इलेक्ट्रॉन चार है तो वैलेंसी भी। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पांच है तो वैलेंसी तीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन छह है तो वैलेंसी दो। संयोजी इलेक्ट्रॉन सात है तो वैलेंसी एक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन आठ है तो वैलेंसी जीरो। वैलेंसी जीरो। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो एक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही संयोजकता डिपेंड करता है। अगर किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो संयोजकता भी एक होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन दो है तो संयोजकता भी दो होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन तीन है तो संयोजकता भी तीन होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन चार है तो संयोजकता भी चार होगी। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं तीसरा चैप्टर में। संयोजी इलेक्ट्रॉन पांच है तो वैलेंसी सात है तो एक और आठ है तो जीरो। क्लियर हुआ? बात समझ गए? अब हम बात करते हैं दूसरा गुण पर। दूसरा गुण, पहला गुण हम देखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगला गुण हम देख रहे हैं किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, ये बात आप जानते हैं। और उसी आधार पर तय होता क्या? तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आए थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहा था? तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान है तो संयोजकता भी क्या होगी? संयोजकता भी क्या होगी? समान होगी। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? क्या हुआ था? बढ़ता है। तो संयोजकता नहीं, संयोजकता बढ़ेगी या फिर संयोजकता बढ़ेगी या फिर घटेगी? क्योंकि एक से लेकर चार तक संयोजकता डायरेक्ट है और उसके बाद जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच हुआ तो संयोजकता कितनी हो गई? छह हुआ तो संयोजकता। तो हम ये जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है और यह बढ़ोतरी अधिकतम 8 तक होती है। तो शुरुआत में संयोजकता बढ़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा तो संयोजकता एक, दो होगा तो दो, तीन होगा तो तीन, चार होगा तो, लेकिन पांच होगा तो, छह होगा तो। इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ेगी 1 से 4 तक, फिर घटेगी 4 से 0 तक। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। एक वर्ग में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्लियर? दो गुण को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दो गुण में कैसे बदलाव आएंगे? कोई दिक्कत? याद होते जा रहा है ना? प्रश्न बना रहे हैं कि नहीं? प्रश्न बहुत है इस बार केमिस्ट्री में, प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ा दी है। ठीक है,
तीसरा, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, दो गुण समझे। अब हम समझेंगे रासायनिक गुण। आप जानते हैं कि एक तत्व भिन्न भिन्न तत्वों से किस प्रकार रिएक्शन करता है, इसी की जानकारी मिलती है हमें किससे। अब ये बात ध्यान दीजिए कि किसी भी तत्व का रासायनिक गुण भी किस पर डिपेंडेंट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। एक तत्व का रासायनिक गुण मतलब वह किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया किस प्रकार करेगा, यह भी निर्भर करता है किस पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगर दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उसका रासायनिक गुण भी समान होगा। लेकिन धातु अधातु में फिर अलग हो जाएगा। जैसे कि सोडियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, क्लोरीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। यानी कि भिन्न भिन्न धातु में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो उन सभी धातुओं का रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। भिन्न भिन्न अधातुओं में भी अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो उनका रासायनिक गुण क्या होगा। भिन्न भिन्न धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो उसका रासायनिक गुण भी अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न अधातुओं में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम देखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर रासायनिक गुण में क्या बदलाव आते हैं और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में रासायनिक गुणों में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि रासायनिक गुण डिपेंडेंट है किस पर, और आप जानते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान रहती है, तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर रासायनिक गुणों में भी क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। रासायनिक गुण में क्या पाई जाएगी, और बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक गुण में क्या आते जाएंगे, रासायनिक गुण में क्या आते जाएंगे, बदलाव आते जाएंगे। रासायनिक गुण में क्या आते जाएंगे, बदलाव आते जाएंगे, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता गया, बढ़ता गया। बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता गया, बढ़ता गया। तो एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन एक आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान, क्योंकि एक आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। क्लियर हुआ। अब आइए दोस्तों, अब तक 3 गुण आप समझ गए हैं। पहला क्या समझे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या समझे, संयोजकता। तीसरा क्या समझे, रासायनिक गुण। क्लियर है दोस्तों, 3 गुण समझ गए ना। आप बोलिएगा। ऊपर से नीचे आने पर एक समान, बाएं दाएं जाने पर बदलाव। क्लियर, सेम। क्लियर, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंडेंट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा तो संयोजकता भी और रासायनिक गुण भी। एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसीलिए एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, जबकि संयोजकता पहले बढ़ता है फिर। और एक आवर्त के सभी तत्वों में निश्चित ही संयोजी इलेक्ट्रॉन समान नहीं रहने के कारण एक आवर्त के तत्वों के रासायनिक गुण में कोई समानताएं। क्लियर हो गया, 3 गुण समझ गए। चलिए, उसको देख लिया।
देख ले उसको, देख पिछले क्लास में ही बहुत आवाज कर रहा था। क्लास तो यहां से तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तो दोस्तों क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कीजिए कुछ। क्या यहां से तो एकदम, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में एकदम चल रहा है। हाँ, अगला गुण पर आए। अब ध्यान दीजिएगा, नोट में आवर्त और वर्ग की अलग अलग बात की गई है, हम आपको एक साथ बता रहे हैं। अब चौथा गुण पर आए। चौथा गुण है परमाणु तिर्ज्या, या इसको कभी कभी परमाणु आकार भी कहा जाता है। अब अगला गुण किस पर चर्चा करेंगे? परमाणु तिर्ज्या। और परमाणु तिर्ज्या को किस नाम से जानते हैं? परमाणु आकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु आकार कहते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि परमाणु तिर्ज्या है क्या। परमाणु तिर्ज्या है क्या? आप जानते हैं कि परमाणु में जो एक नाभिक होते हैं, उसके चारों ओर क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा से नाभिक के औसत दूरी को, बाह्यतम कक्षा से नाभिक की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं? नाभिक से औसत तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु तिर्ज्या। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से उसके नाभिक तक के दूरी को परमाणु तिर्ज्या कहा जाता है। तो परमाणु तिर्ज्या किसे कहते हैं, समझ में आ गया? अब अगर आप परमाणु तिर्ज्या को समझ गए हैं तो एक बात का अंदाजा लगा लिए होंगे कि जिस परमाणु में जितना अधिक सेल होगा उसका तिर्ज्या उतना बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि इसमें 3 सेल है, किसी में मान लीजिए एक ही सेल है, तो उसका परमाणु तिर्ज्या इससे क्या होगा? सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु तिर्ज्या बढ़ते जाएगा। तो परमाणु तिर्ज्या किसे कहते हैं, इस बात को समझ गए? किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से नाभिक तक की दूरी को क्या कहते हैं? जिस परमाणु में सेलों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी परमाणु तिर्ज्या उतनी अधिक होगी। अब आइए दोस्तों, चौथे गुणों की हम चर्चा करते हैं। चौथे गुणों की चर्चा करते हैं। चौथा गुण है परमाणु तिर्ज्या, या कभी कभी इसे क्या कहते हैं? परमाणु आकार। परमाणु तिर्ज्या या परमाणु आकार। अब समझिए कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु तिर्ज्या क्या होता है? बढ़ता है। अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु तिर्ज्या क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु तिर्ज्या बढ़ता है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु तिर्ज्या बढ़ता है, तो अब यह समझना कि क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? तो आप समझिए, इसके लिए हम वर्ग 1 का ही उदाहरण लेते हैं। वर्ग 1 में सबसे ऊपर में हाइड्रोजन, उसके आगे फिर 1 3 11 19। अब हाइड्रोजन में कितना सेल? 1 सेल। लिथियम में कितना सेल? 2 सेल। सोडियम में कितना सेल? 3 सेल। अब पोटेशियम में कितना? 4 सेल होते जाता। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, सेल पता चल जाएगा। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। और आपको पहले ही पता चल गया कि सेलों की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु तिर्ज्या क्या होगा?
क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी होते जाती है। जो ऊपर रहेगा सबसे, उसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा, जो नीचे रहेगा उसका परमाणु त्रिज्या सबसे। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है तो इसका कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। हम वर्ग 1 का उदाहरण लेकर देखें। वर्ग, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आइए, सेलों की संख्या क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। सेलों की संख्या बढ़ते जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्यों बढ़ता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ जाता है। अब आते हैं, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ गया था तो परमाणु त्रिज्या, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रहा तो मतलब सेलों की संख्या घटती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाएं से दाएं जाने पर सेलों की संख्या नहीं घटती है, लेकिन फिर भी परमाणु त्रिज्या घटते जाता है। कारण क्या है? कारण क्या समझिए। आप वर्ग आवर्त 3 का उदाहरण ले ले। आवर्त 3 का उदाहरण ले लेते हैं। आवर्त 3 में पहले क्या है, उसके बाद और उसके बाद सिलिकॉन। सोडियम 11 2 8 1, मैग्नीशियम 12 2 8, एल्युमिनियम 13 2 8, सिलिकॉन 14 2 8। यानी आप क्या देख रहे हैं कि बाएं से दाएं आने पर सेल की संख्या समान। एक आवर्त में स्थित सभी तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। वर्ग 3 के सभी तत्व के परमाणु में 3 ही सेल होते हैं। अब सेलों की संख्या समान है तो परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझिए कि बाएं से दाएं जाने पर सेल की संख्या नहीं बढ़ रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सेल की संख्या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण सेल भी नाभिक की तरफ खिंचा जाते हैं। और सेल नाभिक की तरफ खिंचाएगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाती हैं तो सेलों की संख्या समान रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की बढ़ती संख्या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के विद्युत आकर्षण को बढ़ा देता है। बढ़ी विद्युत आकर्षण के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक को अपनी तरफ खींचता है तो सेल भी नाभिक की तरफ खिंचा जाते हैं, और सेल नाभिक की तरफ खिंचाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या और सबसे कम। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार फिर से दोस्तों हम आते हैं। हम चौथा गुण पर चर्चा कर रहे थे और ये गुण था परमाणु त्रिज्या, या इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु आकार। परमाणु
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? क्या है? बढ़ता है, क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि सेल नहीं बढ़ता लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। फलस्वरूप नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा बल से खींचने लगते हैं, जिससे सेल भी नाभिक की तरफ खींचा जाते हैं और परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती। क्लियर है? 4 गुण को समझे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि फाउंडेशन बैच से बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रश्न तो आपको खुद समझनी चाहिए, ठीक है ना? क्यों नहीं कर सकते? अब आप देख ही रहे, आप खुद सिलेबस से मिला भी लीजिए, क्या है बीपीएससी का सिलेबस है, क्या हम पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो बिल्कुल इस बात से आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत पालिए कि बीपीएससी निकलेगा कि नहीं, पूरा निकलेगा दोस्तों। पूरा करने का मतलब पूरा क्वेश्चन। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। कवरेज, यही तो हमारी खासियत है, कवरेज पूरा देते हैं, एक भी पॉइंट छोड़ते नहीं है। अब पॉइंट लगता है कि कोई छूट गया तो हम आगे बैच में यथासंभव प्रयास करते हैं कि जो छूट गया उसको जल्द से जल्द जोड़ दे। जितना तेजी से हम लोग का मटेरियल चेंज होते रहता है, उतना आप देखिएगा चेंजेबल बहुत कम होता है। बहुत एग्जाम की प्रकृति हल्का सा बदलता है, चेंज कर देते हैं। नया क्वेश्चन हर साल ऐड करते जाते हैं। सिर्फ हम तो कहते हैं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए ना, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे एक क्वेश्चन है कि सर बिहार पुलिस का बैच कब आएगा? आज दोस्तों एक कल बैच आज ही आ जाता, लेकिन बहुत दुखद घटना घट गई। कल रोशन सर के दादी का स्वर्गवास हो गया, तो वो थोड़ा बेचैन है अभी, तो इसलिए आज उनका क्लास नहीं हो पाया, ठीक है? तो इसीलिए कल जो है, कल क्लास की शुरुआत होगी, ठीक है? कल ही अचानक, हालांकि स्वाभाविक उम्र वो व्यतीत कर चुके थे। आगे बढ़े। 5वां नंबर, 5वां नंबर, 5वां नंबर आइए। कितने गुणों को अब लोग देख सकते हैं? 4। 5वां गुण है आयनन ऊर्जा। आयनन, इसको अंग्रेजी में आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों कहा जाता है, आयनन ऊर्जा। अब हम देखेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा में किस प्रकार के परिवर्तन होता है। लेकिन उससे पहले हमें आयनन ऊर्जा को समझना पड़ेगा कि आयनन ऊर्जा है क्या। आयनन ऊर्जा है क्या? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हम चाहे तो हमें उसके लिए परमाणु को ऊर्जा देना पड़ेगा। एक परमाणु की स्थिति क्या है आप जानते ही हैं। नाभिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करना चाहेंगे तो हमें क्या देनी पड़ेगी? बिना ऊर्जा खर्च किए परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु से बाहर नहीं कर। क्लियर हो गया? और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं विद्युत आकर्षण बल के कारण।
इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब समझिए क्या आयनन ऊर्जा क्या। एक तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे ही हम उस परमाणु का क्या कहते हैं। एक परमाणु का आयनन ऊर्जा ऊर्जा का वह मान है जो उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होता है। क्लियर हो गया। आयनन ऊर्जा मतलब परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुआ ऊर्जा। क्लियर हो गया, बातों को समझ गए। अब आइए दोस्तों कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, घटता ही है। क्या होता है, घटता। आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब आयनन ऊर्जा का मान घटता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब आयनन ऊर्जा कम है। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु का आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता। अब आइए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या क्या होती है, सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। सेलों की संख्या क्या होती है, ये हम जान चुके हैं। अब जितना अधिक सेल होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना दूर होगा, और कूलम के अनुसार दूरी जितनी अधिक होगी विद्युत आकर्षण बल उतना कम होगा। होगा कि ना होगा। तो ज्यों ज्यों हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल घटते जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटते जाता है। क्लियर। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ जाती है, और सेलों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण विद्युत आकर्षण बल घट जाता है। विद्युत आकर्षण बल घटने के कारण कम ऊर्जा देने से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, अर्थात आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटते जाता है। किसी भी वर्ग के सबसे ऊपर के तत्व का आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, नीचे के तत्व का आयनन ऊर्जा सबसे कम होगा। क्लियर हुआ, बात को समझे कि नहीं समझे दोस्तों। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, और इसका भी कारण आप जान चुके होंगे। जब हम परमाणु त्रिज्या पढ़े थे तो आप क्या देखे थे कि विद्युत आकर्षण बल बढ़ने के कारण सेल नाभिक की तरफ क्या हो गया था, खिंचा गया था, और सेल नाभिक के तरफ खिंचा जाने के कारण, सेल नाभिक के तरफ खिंचा जाने के कारण विद्युत आकर्षण बल बढ़ना था, और विद्युत आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। यही कारण है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, क्यों, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्यों, सेलों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का विद्युत आकर्षण बल कम होते जाता है। क्लियर दोस्तों। एक मिनट, अभी तक हम कितने गुणों की चर्चा किए हैं, 5 गुणों की। छठा गुण है धात्वी गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। धात्वी गुण, धात्वी गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। धात्वी गुण ढेर सारे हैं। उष्मा और विद्युत का सुचालक होना भी धात्वी गुण है।
आघात वर्धनीयता तन्यता भी धात्विक गुण है। लेकिन कई सारे धात्विक गुणों में सबसे मुख्य गुण जो है वो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। एक तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, एक तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, उस तत्व की धात्विक गुण उतनी अधिक होगी। और आप याद कीजिए, जब हम ऊपर से नीचे आए थे तो आयनन ऊर्जा घटा था। आयनन ऊर्जा घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा था, और इलेक्ट्रॉन जितना अधिक आसानी से निकले, समझिए धात्विक गुण उतनी ज्यादा है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। निश्चित तौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाइएगा तो बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ क्या है? तो बाएं से दाएं जाइएगा तो धात्विक गुण क्या होगा? और ऊपर से नीचे आइएगा तो क्लियर? समझ गए बातों को? धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, इसीलिए त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है, अर्थात धात्विक गुण। और बाएं से दाएं जाने पर आप जानते हैं कि धात्विक गुण घटते जाएगा, क्योंकि बाएं से दाएं आइएगा तो धातु से क्या मिल जाएगा? अधातु। और अधातु का मतलब ही है धात्विक गुण का नहीं होना। अगला है दोस्तों क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। तो किसी अगर धातु की बात करिएगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो किसी भी वर्ग नहीं, किसी भी वर्ग नहीं, धातु वाले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ जाता है, और अधातु वाले ग्रुप में घट जाता है। क्लियर? हालांकि ये कोई विशेष गुण नहीं है। तो अब तक दोस्तों हम कितने गुणों पर चर्चा किए हैं? पहला चर्चा किए किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। दूसरा संयोजकता पर। तीसरा रासायनिक गुण। चौथा परमाणु त्रिज्या। पांचवा आयनन ऊर्जा। छठा धात्विक गुण। सातवां क्रियाशीलता। सारे गुण समझ गए? एक बार फिर से सुनिएगा। एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान नहीं होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान बनी रहती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्व की संयोजकता समान होती है, एक आवर्त में उपस्थित सभी तत्व की संयोजकता समान नहीं होती। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, लेकिन एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से घटकर 0 हो जाता है। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, और किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। एक तत्व के एक वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन एक आवर्त के सभी तत्वों का रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु में सेलों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सेल नहीं बढ़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खिंचा जाते हैं, सेल भी नाभिक की तरफ खिंचा जाता है, और इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होते जाती है?
कमी होते जाती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण। धातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, अधातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर। क्लियर दोस्तों, गुणों की जो बदलाव है उसको हम समझ चुके। अब एक पॉइंट और समझना है। समोसा लेकिन बड़ा गड़बड़ चीज है, ठीक है, खा लिए है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चलिए, अब लग रहा है कि समोसा बाहर निकल जाएगा, जोर से जब बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और समझना है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल और आधुनिक पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है। और हम इतने विस्तार से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के विशेषताओं का जिक्र किए हैं और इतने विस्तार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विशेषताओं का जिक्र किए हैं कि हमको नहीं लगता कि अंतर को पढ़कर आप समझ नहीं पाइएगा। एक बार 3-4 अंतरे पढ़िए न जी, गजब है। नौकरी लेना है कि मैट्रिक परीक्षा पास करना है? एक बार पढ़िए। सवाल नौकरी का है दोस्तों, मैट्रिक इंटर पास करने का नहीं है कि थोड़ा सा भी कम चल जाएगा। इस बार बिहार पुलिस में हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। बिहार पुलिस या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बस एक ही विशेषताएं हैं जो आपको लागू करना पड़ेगा। आपको पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं करना है। कंटिन्यूसली पढ़ाई से जुड़े रहना है। ये नहीं एक दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा दिन पूरा पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं। रोज पढ़िए, लगातार पढ़िए, कोई कंपटीशन के एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं। और हम तो गारंटी देते हैं, गारंटी कि आप हमारे सारे प्रश्नों को कीजिए। सारे प्रश्न छोड़ दीजिए, थ्योरी सारे प्रश्न को कीजिए। उसके बाद आपको दिक्कत होता है तो बताइए। तो चलिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल जितना हमको आता था वो सारा कुछ बता चुके हैं। अब आइए, क्वेश्चन कितना है? 145। तो आप लोग बना कर आइए, देखिएगा बहुत अच्छा। ये देखिए 55 तक बना लिए हैं, वेरी गुड। किनका है? आपका अपने से बनाए हैं कि भैया बनाए हैं? अच्छा, तो आइए अगले क्लास में क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए प्लीज कम कीजिए फी। अरे फी तो कम में है जी, फी अब क्या कम करें? दिक्कत है आपको तो कम कर देंगे, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड प्राइस है। देव कृष्ण यादव है, हर्षित मोदी,
हर्षित मोदी वो 21 रुपया ऑफलाइन फी, ऑनलाइन फी उसका 50% ऑफ है। अजय कुमार, देवंती कुमारी, रितिका झा, राहुल कुमार, अंकिता कुमारी, सोनू यादव, क्या लिखा है सोनू यादव गुलीटर, सूरज झा। मेन कहां से क्वेश्चन पूछे केमिस्ट्री बिहार पुलिस में। देखिए दोस्तों, अगर आपको 100% नौकरी कंफर्म करना है तो किसी एक दो चैप्टर पर पकड़ बनाने से संभव नहीं हो पाएगा यह। अगर आपको 100% नौकरी कंफर्म करना है तो आपको सारे चैप्टर पर पकड़ बनाना पड़ेगा। अजय कुमार कह रहे हैं कि बहुत बड़े फैन हैं, चलिए आपसे बड़ा फैन हम हैं क्या? हम भी आपका बहुत बड़ा फैन हैं। क्या? ना बुक नहीं आने वाला है, सर बोल रहे थे, पता नहीं, तब हमको सर बता ही दिया, फिर हमसे काहे पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अविनाश